आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पाकिस्तान इन्फ्लेशन। वाई नंबर वन, वाई द प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज इन पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू, उसके बिहाइंड कौन से फैक्टर्स हैं, वाई प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। एंड नंबर थ्री, व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी, क्या हमारी स्ट्रेटेजी इन द शॉर्ट टाइम और इन द लॉन्ग टाइम प्राइसेस को कम कर सकती है। तो सबसे पहले आपसे मैं शेयर करूं कि इन्फ्लेशन इन सिंपल टर्म्स, दिस इज जस्ट इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी कंट्री में चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और किसी भी कंट्री में जब इन्फ्लेशन होता है तो उसके तीन लीडिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। नंबर वन इज इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। किसी भी कंट्री में जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उससे पूरे मुल्क में कीमतों में इजाफा होता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने से आपकी हर चीज़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। यू नो कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर प्रोडक्शन प्रोसेस में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है। वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जब बढ़ते हैं तो उसके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं। सबसे लीडिंग फैक्टर ऑयल प्राइसेस होता है। और अनलकीली पाकिस्तान में पिछले एक माह में प्राइसेस में 40 से 50 रुपीज़ एकदम से इंक्रीज़ हुआ है। एंड गवर्नमेंट मजीद एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद आपको 40-50 रुपए का एक और झटका विद इन 1 और 2 वीक्स लगे, क्योंकि हमने IMF की कंडीशन पूरी करनी है। हम अगर IMF की कंडीशन ना पूरी करें, व्हाट आर द अल्टरनेट्स, इस पे भी हम बात करेंगे। नंबर वन, कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, द फर्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस। नंबर टू, दूसरा जो फैक्टर होता है लीडिंग फैक्टर इन इन्फ्लेशन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, बिजली की कीमतें। और पाकिस्तान में जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो उसको दो एंगल से पुश मिलता है। नंबर वन, कि हम जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा पोर्शन हम पेट्रोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, हम विंड को इस्तेमाल नहीं करते, हम सोलर को भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उससे भी बिजली महंगी होती है। बिजली के कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पर भी हम टैक्स लगाते हैं। तो जब किसी मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ता है। और तीसरा उसमें फैक्टर होता है फूड प्राइसेस। और फूड प्राइसेस में एक चीज़ रोल प्ले करती है, वो होती है गंदम की कीमत। जब किसी मुल्क में गंदम की कीमत बढ़ती है तो उसे हर चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और पाकिस्तान में अनलकीली पिछले कुछ महीनों से इन तीनों में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, गैस की कीमत भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ रही है और गंदम भी महंगी हो गई है। अब जब ये तीनों चीज़ों की कीमतें में इजाफा होता है तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है। और पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है, इसके बिहाइंड ये तीन फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। अब एक एस्पेक्ट है ये। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे, मैं आपके साथ एक छोटी सी के आप सबको आइडिया होगा कि पाकिस्तान इज़ अ कंज्यूमर सोसाइटी, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। और आपने कभी अंदाज़ा लगाना हो कि हम कितने कंज्यूमर्स हैं, तो पाकिस्तान की GDP में 90% शेयर कंजम्पशन का है, ओनली 10% शेयर प्रोडक्शन का है। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। जब एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो लोगों की इनकम भी कम होती है, और जब इनकम कम होती है तो लोगों की इकोनॉमिक हार्डशिप पहले से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का ये है कि हम कंज्यूमर्स हैं, हम प्रोड्यूसर नहीं हैं, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा स्ट्रक्चर का क्या प्रॉब्लम है? दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वी आर डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स। हमारा ट्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो इतना खराब है, आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान एक साल में जितनी चाय और कॉफ़ी इंपोर्ट करता है, सिर्फ एक साल में जितनी चाय, टी एंड कॉफ़ी इंपोर्ट करता है, उससे पाकिस्तान IMF की पूरी कर्जे की एक जो किस्त होती है वो वापस कर सकता है। मतलब हम हर साल सिर्फ चाय और कॉफ़ी पे एक्सपेंसेस ना करें तो हम पूरी जो IMF की जितना हमने लोन लिया हुआ है उसकी किस्त हम आराम से पे कर सकते हैं। दैट इज़ नियरली $800 मिलियन की हम ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अब ये चीज़ें हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वी आर इम्पोर्टर।
अब जब इंपोर्टर होता है तो उसका क्या नुकसान होता है, उस पर बात से पहले आप सबको मैं थोड़ा सा कि आप यंग लोग हैं, आज आपने अपने घर में जाना है, तो घर में एंटर होते हुए जब पहले गेट का लॉक ओपन करेंगे ना, तो उस लॉक में जो आपकी की है ना, ये की के ऊपर, मेरी की के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन जापान। इस की के ऊपर ये जापान की बनी हुई है। ये जो आपका डोर होगा ना घर का, ये मलेशिया की प्लाई का बना हुआ है, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये किसका है? ये मलेशिया की प्लाई का बना हुआ है। घर जाके बैठते हैं तो टीवी ऑन करते हैं, वो जो स्क्रीन LG की लगी हुई है ना, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। वो कहाँ की है? चाइना की है ना, या जापान की होगी। अब थोड़ा सा आगे होकर ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज ओपन करते हैं, फ्रिज कहाँ की है? यस। थोड़ा सा आगे होकर कहते हैं कि चलो यार मैं देखूं कोई मेल तो नहीं आई, ये कहाँ का बना हुआ है? समझ आ रही है? सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप अपने किचन में जाते हैं तो आपका जो पानी वाला गिलास है ना, वो गिलास भी हम प्रोड्यूस नहीं करते। वो गिलास से दूर, आज आपने एक ट्राई कीजिएगा, अपने रास्ते पे शॉप पे ना, आप कहते कि ये मेरा बटन खराब हो गया, बटन खराब हो गया, एक नीडल उससे परचेज करना। वो नीडल आपको देगा और नीडल के ऊपर जो पैकेट होगा ना, जिसमें 12 नीडल्स होंगी, उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन चाइना। व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग। समझ? ये अब देखो एक और, बेसिकली वी आर कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। अब जो कंज्यूमर है इसका नुकसान क्या होता है? अब ये मोबाइल जब इंपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया से, तो एक पूरा कंटेनर जब पाकिस्तान आएगा तो उस कंटेनर पे जो टैक्स है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। वो रेवेन्यू किसका जनरेट होगा? चाइना का। रेवेन्यू किसका जनरेट होगा? चाइना का, नंबर 1। नंबर 2, उसकी प्रोडक्शन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है, वो पाकिस्तानी लोगों को नहीं मिलेगा। रोजगार किसको मिलेगा? चाइना के लोगों को उस पर रोजगार मिलेगा। उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके जो GDP में कंट्रीब्यूशन होगी, वो किसकी होगी? वो सारे चाइना को फायदा होगा। सेम हम दुनिया से, अब हम इंपोर्टर हैं, हम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर पता कितने हैं? हम क्राइसिस में जा रहे हैं इस वक्त, और पिछले 1 साल में पाकिस्तान की इंपोर्ट में 51% इजाफा हुआ है। इस सिचुएशन में जब हम क्राइसिस में हैं, इंपोर्ट में 51% इजाफा हुआ है, और इंपोर्ट में हम तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान नियरली 25 and 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, जो दुनिया को बेच रहा है, जो दुनिया को सेल करते हैं, डेट इज 25 to 30 बिलियन डॉलर। और जो उनसे मंगवा रहे हैं वो पता है कितना है? 70 बिलियन डॉलर। वी आर फेसिंग 40 to 45 बिलियन डॉलर का हम डेफिसिट फेस करते हैं, और इंपोर्ट करते क्या है? अब देखिएगा, नियरली 10 बिलियन डॉलर की हम फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। फूड में क्या करते हैं? आप देखिएगा, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं। यार गंदम हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब जितने लोग बैठे हैं, यकीन करो, हर बंदा 1-1 एकड़ गंदम प्रोड्यूस कर सकता है पार्ट टाइम में, उसके लिए फुल टाइम चाहिए नहीं। हम गंदम इंपोर्ट करते हैं यार, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देखिएगा, और मैंने अभी आपको बताया, हम चाय इंपोर्ट करते हैं कितने? 800 मिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट करते हैं। जितना KPK है, सब पहाड़ी इलाकों पे चाय उग सकती है, हम नहीं उगाते। दिस इज नॉट इन आवर प्रायोरिटी। एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मैं बता रहा हूं, 10 बिलियन डॉलर की सिर्फ फूड आइटम हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम एग्रेरियन कंट्री हैं, वो हम इंपोर्ट करें, पहली चीज। दूसरे नंबर पर हम वो चीजें इंपोर्ट करते हैं जो लग्जरीज हैं, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। मतलब आप सिंपल ये करें कि हमारे जो घर हैं, जो आपको अभी मैंने बताया, जाके चेक करना, LCD से लेके रेफ्रिजरेटर तक, वहाँ से लेके किचन आइटम तक, किचन से लेकर हद वहाँ पे हो जाती है जब आपके घर में 3 साल का बच्चा है, वो छोटे से टॉयज के साथ खेलता है ना, तो उसके ऊपर भी मोर मेड इन चाइना ही लगी होगी। जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी आपको समझ आए कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम इंपोर्ट बेस्ड हैं, हम एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं। अब 1 मिनट के लिए अज्यूम करो कि पाकिस्तान 70 बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट करता है, इतनी हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, यकीन करो पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट कर सकता है, मैंगो एक्सपोर्ट कर सकता है, किन्नू एक्सपोर्ट कर सकता है। मतलब मैं अभी एडवांस टेक चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमारी जो यार हमारे पास 100 मिलियन की हलाल मीट, पाकिस्तानी जो मटन का टेस्ट है ना, दुनिया में कहीं ऐसे मटन का टेस्ट नहीं है। या पाकिस्तानी लाइव स्टॉक जो है,
पाकिस्तान की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये पूरी दुनिया में बेस्ट हैं हमारे पास, लेकिन हमने उनके लिए कोई इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं दिया। इसलिए अब ये दूसरा क्या कि हमारा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अब यंग लोग हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट डॉलर में करते हैं, जो ही डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो इधर चीज़ पड़ी उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये मोबाइल $100 का है, अगर डॉलर हमें मिल रहा है 100 रुपये का, ये 10,000 का है, आज डॉलर 200 हो जाए, ये पड़ा कितने का हो जाएगा। और ये जो इंक्रीज इन प्राइस है, दिस इज इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज। हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं और इंपोर्ट हमारा एक लीडिंग फैक्टर है हमारे इन्फ्लेशन में, ये दूसरी चीज़ है। अब आते हैं तीसरा फैक्टर इसमें कौन सा है, ठीक है, कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं वो एकदम से वो स्विच होती हैं, और वो फैक्टर है हमारी डिसीजन मेकिंग, स्टेट की डिसीजन मेकिंग, हमारी गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग। इसमें ना एक थोड़ा सा आपको डिग डाउन करना पड़ेगा। एक थ्योरी में आपके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शेयर कर। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड का, एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई का। डिमांड होता है कि हमने जो चीज़ें खरीदते हैं, सप्लाई है जो चीज़ें हम सेल करते हैं। अब डिमांड और सप्लाई में क्या फ़र्क है कि जब आप पाकिस्तान में इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जिस वक्त चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि गंदम कम है, तो हम गंदम का कम का सलूशन क्या करते हैं, उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। हमारे पास पेट्रोल कम है, हम पेट्रोल को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। हमारे पास एग्री प्रोडक्ट्स कम हैं, उनकी कीमतों में इजाफा करते हैं। मोबाइल कम है, उनकी कीमतों में इजाफा करते हैं। बिजली कम है, उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आपने आज गांजा के बिल देखिएगा, अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं आपका बिल का रेट कम होगा, 200 लगाते हैं बिल ज़्यादा होगा, 500 यूनिट लगाते हैं बिल और ज़्यादा होगा। मतलब हम डिमांड को स्नब करने वाली पॉलिसी करते हैं कि डिमांड कम करो, कंट्रोल करो। भाई डिमांड कम करने से, कंट्रोल करने से हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे? जिस घर में 100 यूनिट लग रही है उस घर में सिर्फ पंखा है, जिस घर में 1000 यूनिट हो रही है उसमें एयर कंडीशन भी है, उसमें रेफ्रिजरेटर भी है, इस्त्री भी है। मतलब उनकी डिमांड बड़ी मार्केट में। या और सिंपल कह सकते हैं कि अगर एक फर्म है महीने में 1000 यूनिट लगाती है, एक दूसरी फर्म है वो महीने में 10,000 यूनिट लगाती है, बेहतर कौन सी है? भाई 10,000 वाली ने 10,000 की प्रोडक्शन की। हमें बिजली अगर सिर्फ पाकिस्तान को सस्ती दे दे, यकीन करो हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। जब सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो साथ रेवेन्यू, टैक्स रेट भी बढ़ता है, टैक्स भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलता है। और सिर्फ टैक्स नहीं, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों को इनकम भी ज़्यादा मिलती है, तो पूरी इकोनॉमी में एक रिवाइवल चलता है। अब पाकिस्तान क्या करता है, जब हमारे पास डिमांड का प्रॉब्लम आता है तो हम कीमतें ज़्यादा करके डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सप्लाई भी ज़्यादा कर सकते हैं। जब हमारे पास डिमांड शॉर्टेज हो गई है ना, डिमांड पूरी नहीं हो रही, अब एक तरीका है कि उसकी कीमत ज़्यादा करके लोगों को कहा जाए ना खरीदो। दूसरा तरीका है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करके लोगों को उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है। हम कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हैं? हम डिमांड को कम करने के लिए प्राइसेस ज़्यादा करते हैं, हम कभी भी सप्लाई ज़्यादा नहीं करते। ये हमारा एक सीवियर जो है इशू है, और ये पॉलिसी मेकिंग का इशू है। और डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम एफिशिएंसी का नहीं होता। डेवलपिंग कंट्री में अगर आप पाकिस्तान की बात करें, हमें रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किसका? पॉलिसी मेकिंग का। हमारे रिसोर्सेज का हमारे पास, आप सबको पता होगा, वी हैव 63% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 ईयर्स। इनके पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? पॉलिसी मेकिंग का। इनके लिए इनसे रेलिवेंट पॉलिसीज बन ही नहीं रही, और जब इनके लिए इनसे रेलिवेंट पॉलिसीज नहीं बनेगी तो आउटकम क्या आएगी? आउटकम इन द शेप ऑफ इनएफिशिएंसी। और जब इनएफिशिएंसी आएगा तो उससे हमें इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस करना पड़ेगा। ये है कि हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं आखिरी चीज़ पे कि हम किस तरह इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम किस तरह प्राइसेस को कम करके लोगों की इकोनॉमिक हार्डशिप और अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ कि आपके माइंड में होना चाहिए, जब प्राइसेस बढ़ती है ना किसी भी चीज़ की, मुल्क में इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन से सबसे पहले लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। घर में परचेजिंग पावर कम हुई, अगले ही दिन पता क्या होता है, बच्चा स्कूल जा रहा है ना, 10,000 वाली फ़ी में वो 5,000 में आ जाता है।
5000 वाला जो स्कूल में जा रहा है वो 1000 वाले में आ जाता है। एजुकेशन हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे होती है। और जब भी इन्फ्लेशन होता है पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। और इस वक्त आपको आइडिया होगा पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। तो ये हमारे पास जब इन्फ्लेशन होता है तो सबसे पहले लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती हैं और लोग अपने फूड में कट नहीं लगाते, एंटरटेनमेंट में कट नहीं लगाते, सबसे पहले कौन सा कट लगता है? एजुकेशन में। इसलिए पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेट और एजुकेशन की क्वालिटी और ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में नहीं रहती, नंबर 1। दूसरे नंबर पर जब इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमिक हार्डशिप से डिप्रेशन लेवल बढ़ता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी ने ये डेटा दिया है कि पाकिस्तान में 50% लोग सीवियर डिप्रेशन में हैं। एंड अगेन द लीडिंग काज इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में 50% लोग सीवियर डिप्रेशन में हैं एंड 33% लोग मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन में। मींस टोटल पाकिस्तान में 83% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी टाइप के डिप्रेशन में हैं। ओनली 17% लोग हैं जो किसी डिप्रेशन में नहीं हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका इकोनॉमिक हार्डशिप आती है, जिससे अब जब डिप्रेशन होता है गली मोहल्ले में हर बंदा परेशान नजर आता है, ये दूसरा उसका काज आ जाता है। तीसरे नंबर पर जब इन्फ्लेशन होता है लोगों की परचेजिंग पावर कम आती है तो आपके सोशल लेवल क्राइम रेट आपने सुना होगा बढ़ जाता है, क्राइम रेट, सोशल प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं। आप लोग यकीन करो, आप मार्केट में जाते हैं, आपको बर्गर 100 रुपये का मिलता है वो 150 का होगा और आपके पास 100 है, आप बर्गर नहीं खरीद सकते। घर जाने तक क्या होता है, दिमाग की लस्सी बन जाती है।